तो चलिए, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर एक बार फिर से आप मैथ का 50 ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जो हूबहू हमारे एग्जाम में लड़ जाए, और वहां पे हम जो ऑब्जेक्टिव में नंबर 30 नंबर 35 नंबर लाने का सोच रहे थे, अब वहां पर हम 50 नंबर ला सके। तो सबसे पहली बात और सिंपल तरीका आपको समझाता हूं कि अगर आज ये ऑब्जेक्टिव आप अच्छे तरीका से क्लियर कर लीजिएगा और फॉर्मेट आज का ये जान जाइएगा, तो आपको अपने एग्जाम में जो है भाई साहब 50 में 50 मैथ में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बट आपको सब्जेक्टिव भी अच्छे तरीका से पढ़ना पड़ेगा, तब आपका जो है आपके एग्जाम में 90 नंबर 95 नंबर 97 नंबर इजीली तरीका से चला जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरीका से दिया और सबसे ज्यादा दिया, तो सबसे बड़ी चीज आपको हम एक बताते हैं कि आपका अंदर उतना क्षमता है तब आप दे सकते हो, अन्यथा सब कोई का बस का बात ही आज का ये क्वेश्चन में नहीं है। इसीलिए क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हार्ड लेवल से होने वाला है, जैसा कि आपने पहले यहाँ पे देख रखा है। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग कितनों बेसन हो जाइएगा, बट नहीं बनेगा, एक ट्रिक लगा लीजिएगा तो बन जाएगा। तो आप एक चीज बताइए क्या ट्रिक लगाइएगा। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे मूलों का गुणनफल दिया गया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की जगह 8 दिया गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि मूलों का योग अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है ना, वो सी बाई ए होता है। बस यही एक ट्रिक आपको लगाना था और आपका आंसर आ गया। यहाँ सी के जगह ए दिया है, ठीक है जी, और यहाँ पे ए के जगह पे कुछ नहीं है, यानी फाइनल अगर हम बात करें तो ए का मान 8 आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार 8 लिख दीजिए ए का मान, ताकि हम भी समझ आए कि ए का मान 8 हो जाएगा, और यही करेक्ट है, आप लोगों को भी याद कर लेनी चाहिए। चलो, तो आप लोग ने लिख दिया कि सर यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, और सी से शुरुआत किए और आज हम लिख करके जाएंगे यानी कि 50 तक ले, और अच्छे तरीके से सबका जवाब देना, ठीक है, आपका सोल्यूशन के तहत पर भी बता दूंगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, 72 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या मतलब कि है द पाई का मान यहाँ पे 22/7 लेना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप सबसे पहले आप लोग बता दीजिए, और नहीं बताइएगा तो हम सिंपल बता देंगे कि आप लोग इसका आंसर बना लो, इसका आंसर हट लो, ठीक है। बट अगर आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिए, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, क्या जवाब दीजिएगा 2 का करेक्ट आंसर में। तो आप कहिएगा कि सर हम पढ़े थे अर्धवृत्त का परिमाप में, ठीक है ना, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई+2, ठीक है ना, पाई+2 इंटू का आर होता है, और यहाँ पे पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और आर यहाँ पे 2 हो जाएगा, और आर का मान हमें निकालना है। यहाँ अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पे 72 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आर लिख देंगे, और देखिएगा ध्यान से यहाँ 72 हो जाएगा, और ये 1 2 का यहाँ पे 7 हो जाएगा, लघुत्तम 7 एकम 7 22 का 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 7 यानी कि 7 दूना का 14 हो जाएगा, और ये आर आ जाएगा, ठीक है जी। देखिएगा ध्यान से 72 और बटा का ना 72, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी, एक बार मिस्टेक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है, 72, और फिर यहाँ पर देखिएगा 72, ठीक है जी, और यहाँ पर ये 7 इधर अगर बात करें तो भाग में है तो उधर गुना में चला जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये दोनों जोड़िएगा तो 4 और 2 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और 2 1 3 आ जाएगा, यानी कि 36 आ जाएगा, और इधर आर बचेगा, ठीक है। और 36 दूना का 72 होता है, यानी कि 7 दूना का 14, आर का मान 14 आ जाएगा। आप लोग एक बार कंफर्म बता दीजिए कि जी सर यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। और इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बिना दिमाग लगाए हुए आप क्वेश्चन का आंसर बता ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या याद किया कि सर यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। तो आप बोल दो एक बार, जी सर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब बताइए इसमें कौन ऐसा संख्या है
जिसमें स्वयं और एक को छोड़ करके दूसरी संख्या से भाग ना लगे। तो कौन ऐसा है आप लोग एक बार बता दीजिएगा, तो हमको भी पता चल जाएगा कि आपको याद है। चलो ए सर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो ठीक है, यानी कि तुमको सिंपल तरीका आता है तब तो ये बता रहे हो। समझिए 25 में जो है 5 से भाग हो जाएगा, यानी कि अभाज्य नहीं है। 16 में भी 4 से हो जाएगा, 5 3 15 ये भी हो जाएगा। लेकिन 29 अगर देखिएगा आप लोग, तो 29 जो है एक अभाज्य संख्या है, जैसा कि आपने बताया। और इसमें स्वयं को और एक को छुड़ा करके इसमें अदर्स किसी से भी भाग नहीं लगता है, ये आपको 100% पता होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल जो है मतलब कि बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए का जाएगा -1, 2 या फिर 0। पहले आप लोग बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, इसमें कोई भी है ना ज्यादा झमेला नहीं है। सिंपल तरीका यहाँ पे समझिएगा, जब मूल जो होता है ना वास्तविक परंतु विपरीत कब आता है, जब ये वाला पार्ट खत्म हो। ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर 0, यानी कि अगर b का मान इधर x का मान निकाले तो क्या आ जाएगा, प्लस में b आ जाएगा और रूट अंडर प्लस माइनस चलेगा। यानी a के जगह अगर हम 0 रख देंगे तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा तो एक हो जाएगा प्लस में, एक हो जाएगा माइनस में, यानी कि आपको a के जगह पे 0 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद हमेशा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा ध्यान से। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अगर आपको पासा फेंकने में प्रायिकता मतलब कि आता है कुछ सिंपल तरीका तो जवाब दो, और नहीं आता है तो सबसे पहले समझिएगा। तो यहाँ पे एक पासा फेंका जाएगा, तो पासा में कितने फलक होते हैं? तो आप कहिएगा 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6 होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो इसमें देखो अभाज्य संख्या कौन कौन से है, और एक को अभाज्य संख्या नहीं कहा जाता है। यहाँ पे 2 अभाज्य हो जाएगा, 3 अभाज्य हो जाएगा और 5 अभाज्य हो जाएगा। 1 2 3 यानी कि टोटल 3 है, और 3/6 कर देंगे यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो कितने लोगों ने 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बताया? तो सबने बताया, मतलब कि अगर बात करें तो ये मोटा मोटी आपने बताया कि सर ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको बिना देखे नहीं मारना है, ठीक है जी। और आपको भी छाप करके नहीं बताना है आंसर, जो भी बताइए रियलिटी बताइए। जी सर मुझे इतना याद था कंफर्म तरीका से, ताकि हमको भी पता चले कि कितना टैलेंट आपके अंदर है। ठीक है, अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है 14 है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। अब दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पे देख लीजिएगा कितना है भाई, 14 है, और वृत्त के दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है 6 का। एक बार आप लोग करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो क्या कहिएगा भाई? 6 का करेक्ट आंसर आप लोग। तो आप ये कहिएगा कि सर पहले हम तो एक यहाँ पे अगर हम दो समानांतर, ठीक है ना, दो समानांतर हम एक क्या कर दिए, रेखा खींच दिए, और कहा जा रहा है कि इसका जो है ना भाई, ये जो वृत्त है ना, ये दोनों इसका वृत्त स्पर्श करता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर है। कितना है जी? 14 सेंटीमीटर है। और हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या मतलब इसका आधा, ठीक है, इसका आधा, तो 14 का आधा हो जाएगा 7। एक बार कंफर्म बता दो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले कौन बताता है, देखते हैं कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका कमेंट आ रहा है कि सर 6 का ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी ही याद कर लेना है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 है और ये वृत्त के दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या 7 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? जब आप दीजिए तब ना आपको पता चलेगा कि जी सर मेरे अंदर भी टैलेंट है, और इसका ट्रिक भी आज हम आपको बताएंगे। पहले आप लोग जवाब दीजिए। तो सबसे सिंपल तरीका आप लोगों का कमेंट आ रहा है सर यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन भी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और कैसे याद रखना है, सबसे सिंपल तरीके, देखिए अगर आयतन पूछेगा ना, तो आयतन मतलब का क्यों, अगर कह देगा कि चलिए किसी बेलन के आयतन का अनुपात अगर बात करें तो 81 है और 64 है, ठीक है,
तो इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो भाई समझ लीजिए सिंपल तरीका, आयतन मतलब क्यों, कितना का क्यों, तो 9 का क्यों, कितना का क्यों, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 का क्यों। समझ यार यार, एक मिनट समझिएगा भाई, समझिएगा। कितना का क्यों 81 होता है, पहले ये समझो भाई, हमने भी तो मिस्टेक कर दिया। 81 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, मैंने कि अगर देखा जाए तो क्यों किसी 81 किसी का नहीं होता है, यानी ये आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन मेरे से भी मिस्टेक हो गया, यहाँ 27 हो जाएगा, ठीक है ना, 27 हो जाएगा और यहाँ पे 16 चौका 64, यानी कि आपका 64 हो जाएगा। तो देखिएगा 27 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 आ जाएगा, और 4 चौका 16 चौका 64, यानी क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। बट आपको यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछेगा जैसे कि 4:1 है, तो ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या पूछेगा, 4 कितना का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 1 कितना का स्क्वायर होता है, आप कहिएगा 1 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर याद कर लेना है, ऑप्शन बी। अब एक चीज आपसे हम ये पूछते हैं, मैं जो है इतना तरीका क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर 4 की जगह 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो आप इजिली तरीका से क्लियर कर लेंगे। इसीलिए हम इसे सॉल्व करके और बता रहे हैं। अभी तो आप आराम से देख रहे हो वीडियो, तो आपको कोई टेंशन तो होगा नहीं। तो इसीलिए बताइए, एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। असंभव घटना की प्रायिकता और संभव घटना की प्रायिकता, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। चलो भाई, सर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता हम पढ़े थे, है ना, 0 होता है। चलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है ना जी, वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यानी कि 0 होता है। और अगर अ हट जाएगा, संभव घटना की प्रायिकता पूरे पूछ दिया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। संभव घटना पूछ देगा तो 1, असंभव घटना पूछेगा तो आपको सिंपल तरीका से 0 याद कर लेना है, आपको याद हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एग्जाम में अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, ये भी तो बता दो। चलिए बता दीजिए एक बार, किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 0 होता है या फिर 1 होता है, -1 होता है या फिर 2 होता है, एक बार बता दीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा ना। जी सर, आपको भी पता है। चलो भाई, इसी तरीके से जवाब दो। अभी हमने बोला ना, आपने जो करेक्ट आंसर बताया बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पढ़े हो कि किसी भी मतलब कि घटना की प्रायिकता का अधिकतम जो मान होता है वो 1 होता है, जो कि करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी तरीके से आपको जवाब देते रहना है। और यहाँ पे अगर पूछ देता है एग्जाम में, बताओ कौन जो है किसी घटना की प्रायिकता यहाँ पर नहीं हो सकती है, तो आप कहते कि जी सर यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही होता है। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। और एक चीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर 60% 70% दे रहेगा ना जी, 60% 70%, तो जल्दी से जल्दी जा करके इस पे टिक नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पूछता है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो इसमें इतना परसेंट दे रहेगा, तो जा करके फटाक से नहीं मार देना है। परसेंट में 0 से लेकर के 100 तक रहेगा, ठीक है, 1 से 100 तक रहेगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना, ठीक है ना, अरे यार एक मिनट सुनिए, इतना और इतना तथा 2x-5y बराबर 0 के क्या है, अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये एक चीज यार बता दो, यहाँ पे 2 समीकरण आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये बताना है कि ये विरोधी होगा या फिर अविरोधी होगा या फिर आश्रित होगा। तो करेक्ट आंसर जब बताने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2 का, और यहाँ पे b1 का b2, और यहाँ पे आ जाएगा भाई c1 का c2 आ जाएगा। अब a1 के जगह पे 1 है, a2 के जगह पे देखिए तो 2 है, और b1 के जगह पे देखिएगा 3 है, और b2 के जगह पे देखिएगा -5 है, और यहाँ पे c1 के जगह -4 है, और यहाँ पे c2 के जगह पे -1 है। यहाँ पे तो यही नोट इक्वल हो गया ना जी। तो ये क्या होता है, एक बार बताइए आप लोग, क्या होता है जब पहले बार कर जाता है तो विरोध करता है, पहले बार कर जाता है मतलब कि तो विरोध नहीं करता है ना, ठीक है। पहले बार करता है तो विरोध नहीं करता है, यहाँ पे जब करता है तो विरोध मतलब कि करता है, और ये अविरोधी हो जाएगा। और ऐसे एक चीज इसका जो हल हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा। तो पहले हम तो ऑप्शन ए मारेंगे। चलिए आप लोग भी बता दीजिए, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, ए हो जाएगा, ये याद कर लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ रहता तो विरोधी हो जाता, यहाँ अगर करता तो सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, कोई हल नहीं होता, लेकिन यहाँ कट गया तो भाई क्या हो जाएगा भाई, ये अद्वितीय हल हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। और नहीं कटता तो क्या हो जाता, आश्रित हो जाता और अनेक हल हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3,4 के कोटि का मान, देखो जी हमारा बताया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप से आएगा,
कोटि और भुज बस जान लो। पहला को भाई क्या बोला जाता है, तो पहला को भुज बोला जाता है, दूसरा को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है, याद होनी चाहिए। तो बताइए कोटि का मान क्या हो जाएगा, कोटि बाद वाला कितना है 4। आपका कमेंट क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पे कोटि का मान आ जाएगा 4, यहाँ -4 कर दीजिए जी, -4। तब आपको ऑप्शन क्या देखने को मिलेंगे, तो आप कहिएगा जी सर हमको तो यहाँ पे कोटि का मान -4 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 11 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए याद कर लेना है। चलिए बिल्कुल याद कर लीजिएगा भाई, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए भाई चलो बहुत अच्छी बात है, इसी तरीका से आप लोग बताते रहिए, ठीक है, इसी तरीका से बताते रहिए। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा कहा जाएगा, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसा होगा, समानांतर, प्रतिच्छेदी, समपाती या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि दो चर में, ठीक है ना, दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल जो होंगे ना अनंत है, ठीक है। अनंत कब होंगे, जब उनकी रेखाएं क्या होंगे, सबसे पहले समझो, जब समानांतर होता है तो कोई हल नहीं, जब समानांतर होता है तो कोई हल नहीं, जब प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी होता है एक बिंदु पे करता है तो एक हल होता है या फिर अद्वितीय हल कहो, और संपाती होता है तो अनेक हल होता है, यानी दो संपाती रेखाएं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, तो 12 का आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी 12 का सी याद कर लीजिएगा। जी सर बिल्कुल 12 का सी याद कर लेंगे। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब दीजिएगा। 3.27 एक है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल तरीका, एक है परिमेय एक है अपरिमेय, इसका मतलब ये दोनों को पहले काट दो, दोनों को पहले काट दो, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय का झमेला है। चलो भाई तो क्या हो जाएगा पहले बता दीजिए, 3.27 क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है। अब आप लोग गलती कीजिएगा, हम बोले ना गलती कीजिएगा जी, गलती कीजिएगा, गलती कर दिए। यहाँ पे अपरिमेय कैसे हुआ भाई, ये इसको तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब बताओ जिसको p/q के रूप में लिखते हैं उसे तो परिमेय बोला जाता है ना जी। तो जी सर अभी समझ आ गया, अब से गलती नहीं होगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बोलो तो एक बार ऑप्शन बी, 12 का 13 का एक बार भी बोल दीजिए। जी सर मैं बोल दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है, जी वह स्पर्श रेखा, छेदक रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा हम कल इसके पहले वाले जब मैथ का क्लास लिए थे और तो बताए थे कि जब दो रेखाएं वृत्त पे स्पर्श करती है तो उसे छेदक रेखा कहा जाता है, दो। बट यहाँ पे एक है तो क्या, एक है तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, जब एक रहेगा ना जी तो स्पर्श रेखा कहलाएगा, और जब वही दो रहेगा तो भाई याद कर लीजिएगा छेदक रेखा, ठीक है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन बी, चलिए फटाफट आप लोग बोल दीजिए। जी सर हमने बोल दिया ऑप्शन बी। इसी तरीका से आपको जो है करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, कहिएगा कि त्रिभुज ABC के दो शीर्ष यहाँ पर है, ठीक है, 2,3 तथा 1,3 और केंद्र का नियामक यहाँ पर दिया गया है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में बनता है, बट आपसे सब्जेक्टिव में पूछेगा या फिर ना पूछेगा गारंटी ना है। तो सबसे पहले समझिए त्रिभुज का केंद्र का नियामक कैसे निकाला जाता है, तो तीनों शीर्ष को जोड़ दिया जाता है और जोड़ के 3 से भाग दिया जाता है। मतलब पहले वाला देखिए, यहाँ पे केंद्र का नियामक पहले 3 है, ठीक है ना, तो 3 बराबर 3 कॉमा और यहाँ पे 0 है, तो 3,0 बराबर लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये वाला 2 है और एक शीर्ष यहाँ पर 1 दिया है, और एक शीर्ष 1 नहीं दिया है तो इसको x मान लेंगे और 3 से भाग दे देंगे। फिर यहाँ पे बाद वाला 3 है, यहाँ पे बाद वाला 3 है और y मान लेंगे और कितना से भाग दे देंगे, 3 से। अब आगे वाला को आगे वाला रख लीजिए, मतलब कि 3 बराबर 2 1 3, ठीक है, प्लस x बटा का 3, इधर चला जाएगा 3 तिहाई 9, 3 प्लस एक्स यानी मोटा मोटी x का मान क्या हो जाएगा भाई, ये उधर चला जाएगा तो 6 आ जाएगा ना जी। और यहाँ पर देख लीजिए 0 बराबर यहाँ पे 3 3 6 प्लस y बट्टा का 3 आ जाएगा, ये जाएगा गुना में तो 0 आ जाएगा, माना कि 6 प्लस y यानी y का मान जो आ जाएगा -6 आ जाएगा।
तो सिंपल तरीका क्या आ गया भाई 6, ऑप्शन में है भाई 6, क्या हो जाएगा भाई सिंपल तरीका समझे, प्रोसेस सब कुछ यही रहेगा। यहाँ जोड़ लीजिए 3x यानी कि 3x प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई -6। तो 6, ये तो भाई ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको सारा ऑप्शन इसमें तो देखने को नहीं मिलेंगे। तो सी का नियामक इसी तरीके से निकाला जाता है, आप लोग भी निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है, √1 माइनस साइन स्क्वायर √1 प्लस साइन स्क्वायर √साइन स्क्वायर -1 या फिर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले एक फॉर्मूला आप पढ़े हो ना जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है। अभी कमेंट में तुम बताओ आंसर, अगर पता है तो देखूंगा, बट पहले यहाँ समझ लो, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो समझ लो। तो यहाँ पे कॉस के जगह पे देखिएगा, इसको इधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये आता है जी सर आता है, ये स्क्वायर है इधर चढ़ा दीजिए, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन कहाँ पर है जी, ऑप्शन कहाँ पे एक बार बता दीजिए, आप लोगों से हम जानना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं सर जो कि ऑप्शन ए में उपस्थित है ना जी, वो करेक्ट हो जाएगा। आप जो है ना एक बार ऑप्शन ए करेक्ट कर दीजिए। जी सर बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। तो 16 का समझ आया, 16 का ए समझ आया कैसे किया हूँ? जी सर बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान प्रोसेस है और आपको भी आसानी तरीका से क्लियर कर ही लेना है, ठीक है ना जी, आसानी तरीका से क्लियर कर लेना है। चलिए अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम में बताइएगा टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु से टी से एक वृत्त केंद्र ओ पर खींची गई स्पर्श लाइन की रेखाएं यदि त्रिभुज मतलब कि कोण पीओ क्यू बराबर 120 डिग्री, तो कोण ओ टी पी का मान कितना हो जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन है भाई। सिंपल तरीका पहले तो बता दो भाई कि कितना हो जाएगा। करेक्ट आंसर 17 का। अब देखो 17 का करेक्ट आंसर तो मैं पहले बता दूंगा, बट यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा जी, तो बहुत आसान रहेगा, क्योंकि देखिए आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आसान लगे ना, क्योंकि वहां पे तो 100 है, 100 में 50 का जवाब देना है, 100 में 50 का। बट यहाँ पे हम सब क्यों क्लियर कराते हैं? क्योंकि आपको याद रहे तब भी ठीक है, ना रहे तब भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वृत्त जो है ना वो केंद्र है और यहाँ पर 120 डिग्री है, ठीक है, तो याद अगर रह जाएगा तो ठीक है, याद कर लीजिएगा। 120 अगर बात करें तो इसमें बचा कितना, 180 में से 120 गया तो 60/60 में 2 अगर 2 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा ना, 30 आ जाएगा जी, 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन अगर बी याद रहे तो ठीक है ना, अगर ना याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बहुत सारा भी क्वेश्चन पड़ा है, आपको तो एकदम आधा का जवाब देना है, तब तो बोले जी कि आपका 50 में 50 कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक टेन सेक या फिर कॉस। अब बता दीजिए भाई, हमसे इसका आंसर ना पूछो तो सही है, क्योंकि आप तो पढ़े हो ना, एग्जाम के पैटर्न में बोलते हैं ना जी इसको कंप्लीट कर लो। चलो भाई कमेंट में तो आ रहा है सही सही, बट देख के बोल रहे हो काजी, इतना जल्दी कैसे बोल दे रहे हो? देख करके सर नहीं देख रहे हैं जी, नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पढ़े हो भाई, तो कहीं भी पढ़े हो तब तो इतना जल्दी दे रहे हो, पढ़े हो तब तो इतना जल्दी बता रहे हो। तो यहाँ पे 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा से tan थीटा बनता है। अगला क्वेश्चन है भाई, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? ये तो जवाब दो, कि ये भी हमसे पूछेगा। ये तो फॉर्मूला है भाई, बता दीजिए ना जी, बताइए जल्दी बताइए, 19 का करेक्ट आंसर बता दीजिए, थोड़ा हम भी वेट कर लेते हैं। कमेंट पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे तो आप लोग कहिएगा सर मेरा तो नाम नहीं पढ़ते ना, कमेंट नहीं पढ़ते। भाई दिखना जरूरी है ना कि कौन सबसे पहले जवाब दे रहा है। चलो भाई, आप लोगों का जवाब क्या आया कि सर हम पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा वो -1 आएगा। कैसे आएगा आपको हम बताते हैं जी, कैसे आएगा, क्योंकि फॉर्मूला में पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर का जे 1 आता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा था, आपने दिमाग ना लगाया और एक बोल दिया। अब बताइए कितना पड़ा महंगा? तो इसीलिए बोलते हैं ना जी, कंफर्म तरीका से पढ़िए और कंफर्म करके बोलिए। देखिए ना कमाल, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट एक बोल दिए हो, ऐसा बोलना कभी भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा? चलो भाई तुम तो पहले तुम बता दो जवाब,
हम यहाँ पे अपना कैलकुलेट करते हैं, जिनको ना आएगा समझ में वो समझेगा। तो यहाँ पे देखो भाई 15 COT कॉट ए बराबर का 8 है, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट ए बराबर का 8/15, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कॉट का क्या आता है, एगो कॉट का बी होता है और पी होता है। सबसे पहले एच निकालेंगे, एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि वही 15 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है, पहले 15 लिख देता हूँ, नहीं तो आपको डाउट रहेगा। तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया और प्लस में 8 का स्क्वायर कर दिया। 15 का स्क्वायर 200, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, टोटल जोड़िएगा तो 2 8 9 हो जाएगा, 2 8 9 हो जाएगा, जो कि 17 में निकल जाएगा। अब बताइए तो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप कहिएगा सर साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, और पी का मान यहाँ पे 15 है और एच का मान 17 है। 15/17 ऑप्शन ए है। अब मैं देखूंगा कि किसने ऑप्शन ए बताया। चलो भाई ऑप्शन ए हो जाएगा सर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए 15/17। इसी तरीके से बताओ जी, अभी तो 20 है ना, अभी 30 बाकी है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन हो जाएगा, m+2 2m+1 m या फिर यहाँ 2m या फिर m 2m-1। इसे आसानी तरीके से समझिए। इसमें अगर हम m का मान कुछ भी रखें तो वो सम संख्या आना चाहिए। किस तरीका से आएगा समझ लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज, अगर हम m के जगह 1 रखेंगे तो m के जगह 1 + 2, 2 1 कितना आ जाएगा भाई 3। ये तो विषम यानी कि ये गया। अगला m के जगह चलिए 1 रखिए, 2 एकम का 2 और 1 3 आ जाएगा, ये भी गया, क्योंकि हमको सम संख्या खोजना है ना जी। और एक चीज आपको बताते हैं, 2m यानी कि 2 × 1 बराबर का 2। चलो भाई ए आया, फिर 2 गुना का 2 रखेंगे, चलो 4 आया, फिर 2 गुना का 3 रखेंगे 6 आया, फिर 2 गुना का 4 रखेंगे क्या आ जा रहा है 8। 3 4 बार चेक कर लिए, इसका मतलब इसमें कोई भी विषम आ रहा है नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिएगा 2 × 1 माइनस का 1 आ जाएगा, 2 - 1 बराबर 1। आपने क्या देखा कि इस सब में विषम आ जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी रखेंगे ना, कुछ भी m का मान अगर 16 रखेंगे तो 16 गुना 32, कुछ भी रखेंगे m का मान तो ये हमेशा जो है सम संख्या ही आएगा। तो भाई सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और विषम पूर्णांक अगर आपसे पूछ देगा जी विषम पूर्णांक, तो ये वाला कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। विषम पूर्णांक में भी याद करो, और सम पूर्णांक कहेगा, सम संख्या कहेगा तो आपको ऑप्शन सी याद करने की जरूरत है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछने लायक था का या फिर नहीं था, आप बता दीजिए। तो आप कहिएगा सर इजी पूछेगा तो मेरे को अच्छा होगा। जी सर अच्छा तो होगा, बट कंपटीशन बढ़ेगा ना जी, क्योंकि सबका ज्यादा ज्यादा आएगा तो आपका भी ज्यादा आएगा, तो उसमें से कटने लगेगा नंबर। बट ये मेरे हिसाब से तो पूछना नहीं चाहिए, बट पूछ दिया तो कोई बात नहीं, जवाब दे दीजिए। एक आपको फॉर्मूला बताया ना कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो 24 का आधा यानी कि 12। तो आपका कमेंट में तो 12 आया। चलो भाई इतना तो जानते हो ना, इसीलिए बोलते हैं ना भाई कि ऑनलाइन में जो है ना यही सुविधा है, क्योंकि बेसिक से एडवांस तक लिया जाएगा भाई। देख रहे हो ना, अब अगर हम ये ऑफलाइन में अगर काम करेंगे तो ऑफलाइन में क्वेश्चन लिखते लिखते आपका आधा घंटा गायब, और क्वेश्चन बताते बताते 1 घंटा गायब, यानी कि 1.5 घंटा 2 घंटा गायब हो जाएगा, और आपका 50 क्लियर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देख रहे हो ना, अभी ऑफलाइन में होता क्या है, कोई उधर से चिल्लाएगा, आए उधर से टाए सर वो मार रहा है वो पीट रहा है ये वो, इसी कारण से आपका 50 ही क्वेश्चन क्लियर करने में 2 घंटा लग जाएगा ऑफलाइन में। बट यहाँ पे तो शांत मन में बैठे हो, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करो, वो अपना काम करो, एकदम आराम से अपना मोबाइल में देख रहे हो। तो यही होता है ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा, ठीक है। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, इसकी जो समांतर से मतलब कि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है, वृत्त को स्पर्श करती है तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। अब बताइए वो कैसा हो जाएगा। तो 23 का कमेंट में बताइएगा, जी नहीं बताइएगा तो कोई बात नहीं है भाई, लेकिन याद कर लीजिएगा वो सम चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे, जिसका सभी भुजा समान होगा, ठीक है जी। तो आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि tan 65 डिग्री कॉट 25 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये तो आप बता सकते हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ये अगर नहीं पता है तो क्यों पढ़ते हो। 10th का एग्जाम देने वाले हो, ये पता नहीं है तो क्यों पढ़ते हो। बट आपने चलो भाई
चलो भाई ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात ज़्यादा मत लिखो जी, ज़्यादा मत लिखो। ऑप्शन नहीं बता दिया, हमको तो लग रहा था कि तुम सब नहीं बताएगा, बट बता दिया। चलो जी, अब यहाँ समझ लीजिए कैसे आया, क्योंकि देखो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा जी 90। अभी दोनों के अगर हम 10 को कॉट में लिखेंगे ना, मतलब कि कॉट को अगर हम 10 में लिखना चाहे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पे 10 लिख देंगे, 90 माइनस 25, तो 90 में से 25 जाएगा तो 65 कट गया, यानी कि ये कट जाएगा। चलो इतना तो आपको पता है। अगला क्वेश्चन कौशिक 45 का मान बता दीजिए भाई, कौशिक 45 का मान यहाँ पर बताना है। तो चलो भाई देख लेता हूँ किसको अच्छी तरीके से कौशिक 45 का मान पता है। 2 होगा, √2 होगा, या फिर रूट होगा, या फिर 1/2 होगा। बताना तो फर्ज है जी, बताओ जल्दी बताओ, तुम भी बताओ। तो आप लोग नहीं कहिएगा जी, आप लोग नहीं कहिएगा जी सर मैं तो बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने याद किया था। √2 होता है, क्या होता है भाई, √2 होता है। और कौशिक का बताने का सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। कौशिक मतलब 1/sin। अगर कौशिक 45 फुट है तो साइन 60 डिग्री कम, साइन 45 का एक √2 होता है ना, 1/√2, इसका √2 कर दो। अगर यहाँ पे 60 रहेगा तो साइन 60 का √3/2 होता है, आप 2/√3 कर दो। अगर आपको cos 30 का पूछे तो साइन 1/2 होता है, इसका 2/1 कर दो। समझ रहे हो, इसी तरीके से आपको याद कर लेना है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। अभी 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 आपको बताया, अभी आपको बताया कि संगत भुजा इतना के अनुपात है, क्षेत्रफल माने क्या होगा जी, बताओ तो सही। क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। कहाँ पर है, कहाँ पर है, एक बार बताइएगा जी। तो जी सर हम बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि आपने बताया हमको याद नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। चलो भाई ऑप्शन तुमने तो ये बता दिया, बट जिसने ना बताया, जो ताक रहा है बैठ करके, उसको बोल देता हूँ ना, याद कर लो ठीक है। जब देख रहे हो भाई तो बोलो, जब बोलेगा सही गलत तब तो वहां पर भी जाएगा, तो अच्छा होगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है का मतलब इसमें कौन है जो परिमेय है। √64 रूट अंडर, मतलब कि ए यार ये रुको 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 रुको, यहाँ पर जो है आपका दो बाहर है, रूट अंडर है, यहाँ पर ये सब रूट में है। चलो बता दीजिए एक बार कंफर्म बता दीजिए। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पर ये दोनों रूट में है, बट 64 का निकल जाएगा 8, और 81 का निकल जाएगा 9, यानी कि 27 का ए हो जाएगा। दिमाग लगाने से पहले ही हम बोल दिए कि 27 का ए हो जाएगा। आपने बोला जी, जी सर बिल्कुल बोला, बिल्कुल बोला 27 का ए। अब 28 का बारी है, 28 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, यदि p-1 p+1 4p-1 AP में है तो p का मान क्या हो जाएगा। AP का नियम जानते हो जी सर, जानते हैं, हम यही जानते हैं कि D1 जो होता है D2 के और D3 के और D4 के, मतलब कि इसी टाइप से सब आपस में बराबर होता है, जानते हो जी सर, बिल्कुल जानते हैं। तो हम यहाँ पे D1 का मान निकालेंगे। D1 का मान हो जाएगा, इसमें से हम क्या कर देंगे जी, p-1 घटाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा p और +1 और ये -p और ये माइनस माइनस +1, ये p से p गया, यहाँ पर 2 बचा। D1 का मान 2 बचा, लेकिन हमको p का मान ज्ञात करना है, इसी के लिए हम यहाँ पे D2 का मान निकालेंगे। चलो भाई 4p-1 में से घटाएंगे p+1, क्या घटाएंगे p+1, यहाँ पे देखिएगा 4p-1 -p और ये -1, देखिएगा 4p में से एक भी गया तो 3p, और ये हो जाएगा -2। इधर कितना आया जी, D1 का मान, यानी कि D1 बराबर का D2, D1 के जगह पे 2 और D2 के जगह पे 3p माइनस का 2, ये 2 उधर जाएगा तो 2 2 कितना हो जाएगा भाई 4 बराबर 3p। अब बताओ इसके बाद p का मान क्या निकलेगा, तुम बताएगा p का मान क्या निकलेगा। अरे भाई गलती नहीं तो किया कहीं पे, कहीं पे गलती नहीं तो हुआ जी, क्योंकि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं है। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं। D1 का मान निकाला p+1 करके, तो यहाँ पे भाई देख लीजिएगा -p+1, p कटा 2 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे D2 का मान 4p-1 रखा, p+1 रखा, 4p-1, ये माइनस का p, ये माइनस का 1 आ जाएगा, 4p 3p, और ये भाई कितना आ जाएगा जी 2p आ जाएगा, D1 D2 के बराबर। चलो भाई उधर तो हमने D1 रख दिया, और ये जाएगा तो 4 बट्टा का कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। ऑप्शन ही रख लो भाई, ऑप्शन ही रख लो,
ऑप्शन ई एक बार बोल दीजिए सब लोग, क्योंकि है ही नहीं। और कहीं दिक्कत है तो आप लोग बता दीजिए कि हाँ सर जोड़ घटाव में गलती हुआ है। मेरे को तो नहीं लग रहा है कि कहीं गलती हुआ है, बट देख लीजिए ये ऑप्शन आपको एक बार ही बोल देना है, ठीक है जी। ऐसा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पे देखो ये सब होता कहाँ पे है, कमी कहाँ पर होता है, क्वेश्चन सेट करने में। वो तो कंफर्म आएगा, बट क्वेश्चन सेट करने में जो होता है ना, एग्जाम में हो गया या फिर प्रीवियस ईयर समझ लो भाई, क्वेश्चन बैंक का निशूर है तो इतना तो देखने को मिलेगा। देखिएगा के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए सिंपल तरीका क्या होना चाहिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए। चलो भाई निकाल लेते हैं। तो a1 बट्टा का a2 और यहाँ पे b1 बट्टा का b2 और यहाँ पे c1 बट्टा का c2। अब a1 के जगह पे देखिए भाई x यानी कि 1, a2 के जगह पे यहाँ पे भाई 5 आ जाएगा, यहाँ पे b1 के जगह पे 2 आ जाएगा, b2 के जगह पे k आ जाएगा, और यहाँ पे 3 लिखो या फिर -3 लिखो, बात सेम टू सेम है। बट क्योंकि इधर को इसको जब इधर भेजेगा तो इसको भी इधर भेज देगा, तो -3 लिखेगा तभी भी सही है, 3 लिखेगा तभी भी सही है, यहाँ पे 15। अब देखिए ये बराबर होना चाहिए, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और बराबर आ जाएगा 3 के। अब के का मान कितना आएगा आप लोग बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए के का मान कितना आएगा कमेंट में। तो सर के का मान 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। यही तो मैं सोचा करता था कि आप कब जो है 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा, बट अभी आपने बता दिया, बता ही दिया भाई, आपने बता ही दिया कि मेरे अंदर भी टैलेंट भरा है कूट कूट के। अगला क्वेश्चन है 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक। बहुलक मतलब क्या होता है, जो बार बार आए। इसका आंसर ना बताऊंगा, मैं ना बताऊंगा, तुमसे सीखूंगा कि बहुलक का मतलब क्या होता है। सिखा दो हमको आज बहुलक का मतलब, बहुलक का मतलब क्या होता है जी। तो आपका कमेंट आ रहा है सर यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बड़ा। जी सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरे आपको इसी तरीका से तो बताना है, और इसी तरीका के लिए तो मैं लाइव लेकर के आया हूँ, और इसी तरीका के लिए तो मैं अपना 2 लाख रुपया खर्चा किया हूँ। चलो भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा। माध्य जानते हो ना जी, माध्य। प्रथम 5 विषम संख्या, तो प्रथम 5 विषम संख्या लिखेंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है जी। यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9। आप सोच रहे होंगे सर ये आप क्या कर रहे हैं जी। तो भाई माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, जितना संख्या है सबको जोड़ दो, जोड़ला के बाद जाएगा है गिन करके उतना से भाग दे दीजिए। 3 आ 1 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 गो 7 को कितना होता है 25 गो, 25 में 5 से भाग कर लीजिए, भाग कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। चलिए भाई एक बार बोल दीजिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा। आंख बंद करूंगा, ऐसे आंख बंद करूंगा, और यहाँ पे जाकर के सी टिक कर दूंगा। आपसे हमने गद्दारी कर लिया, क्योंकि आपके नजर में हमारा आंख बंद था, बट यहाँ से खुला था, दिख रहा है जी। तो इसी तरीके से आपको जो है एग्जाम में आंख बंद करके लिखना है, आंख बंद कर लेना है, बट यहाँ पे खोल के रखना। अगला क्वेश्चन पूछेगा 32 नंबर, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान क्या हो जाएगा। अरे भाई कोण ए बराबर 90 डिग्री। चलो एक चीज तो मैं समझा, यहाँ पे कोण ए समकोण है। ए मान लो, इधर किसी में बी सी मान लो ना, बी मान लो, सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें बी सी यानी बी सी 13 है, और इसमें ए बी 12 है, ए बी 12 है, तो ए सी निकालना है। बता दीजिएगा जी ए सी क्या हो जाएगा। तो भाई ए बी निकालना है, यानी कि √h², 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा देंगे, 13 का स्क्वायर 169 में से 144 घटाएंगे, टोटल आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन कितना मिलेगा, सी मिलेगा। एक बार आप लोग ऑप्शन सी फिर से बोल दीजिए, ताकि हम भी तो देख पाए, हम तो इधर थे अब उधर घूमे। एक बार बोलो भाई जी, एक बार बोलो ना 32 का सी। जी सर बिल्कुल बोलेंगे ना जी, एक बार बोल दिया सी नहीं, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, 4 बार बोल दिया, इसी तरीके से बोलो। जितना बार बोलेगा ना, जितना बार बोलेगा उतना तुम्हारा रैंक बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि cos से बराबर 1/2, तो 1 - 2 cos² ए का मान क्या हो जाएगा। अब कहा है जी, इसमें कुछ है,
आप कहिएगा जी सर इसमें तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, पी बी एच कुछ भी नहीं निकालना है, 1 - 2 और कॉस की जगह 1/2, एक और होल स्क्वायर कर दो, 1 - 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिएगा 1 - 2 गुना 1/4, ये लड़का वाला क्वेश्चन हमको दे दिया। एक में से 1/2 घटाओ, एक दो का लघुत्तम 2, 1 दूना 2, 2 एकम का 2, -1 बटा पाएगा 1/2, 1/2 कहाँ जी है सर? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको भी ऑप्शन ए याद कर लेना है। ये तो हमने सॉल्व किया बेटा, आप इस पे सॉल्व करके दिखाओ। जी सर बिल्कुल कर देंगी। अरे यार टेंशन क्यों लेते हो जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछेगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा माइनस साइन 90 थीटा किसके बराबर हो जाएंगे? अब जवाब दीजिए, अब फंस जाइएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तो झमेला आ गया, क्योंकि हम तो पढ़े हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा से बनता है जी, क्या बनता है जी? तो हमने पढ़ा था जी कॉसेक 90 माइनस थीटा से सेक थीटा बनता है, सेक थीटा बनता है कि नहीं? तो आप कहिएगा जी सर बिल्कुल। साइन 90 माइनस थीटा से कॉस थीटा बनता है। अब बताओ तो यहाँ पे तो कोई है ये नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कोई नहीं है, क्योंकि भाई कॉसेक से क्या बनता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा से सेक थीटा बनता है और साइन 90 से कॉस बनेगा, कटेगा नहीं। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का मकसद यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पे आपको देने का उसका मतलब यहाँ पर कॉस हो जाए, ठीक है, यहाँ पे हम काट दिए। अब बताइएगा कॉस 90 माइनस से साइन थीटा और साइन 90 माइनस से कॉस थीटा। यार 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 एक मिनट सुनो तो सही, सुनो तो सही। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 90 से साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, साइन 90 से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, जो भी तो बराबर नहीं होगा ना जी, जो भी बराबर नहीं हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भाई मिस्टेक वाला है, क्योंकि इसमें ऑप्शन डिफरेंस दिया है। अगर आपको वाई बना है तो बना करके दिखा देना हमको, अगर आ जाए तो, बट मेरे हिसाब से तो अलग है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x के प्लस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ कि जो एग्जाम का पैटर्न है ना भाई, सबका क्वेश्चन लाया हूँ, इजी हो गए हार्ड हो गए कुछ भी हो गए, बट यहाँ पे देखिएगा उसमें भी गलती किया होगा जो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया रखा है ना जी, इसके शून्य क्या हो जाएगा, शून्य का मतलब सर आपने एक बार बताया था कि शून्य का मतलब जांचना, जांचने में क्या करना है, एक्स के जगह रख देना है। अगर एक्स के जगह एक रखेंगे तो एक का -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर और 3 × -1 और प्लस का 2, ये इसका स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 एगो 3 में से 3 गया 0, मतलब -1 तो हो गया। अब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब -2 रखेंगे तो देखिएगा -2 का स्क्वायर -3 × 2 और प्लस का 2, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 4 2 6 में से 6 गया 0, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आप निकाल भी सकते हो, ये आप निकाल भी सकते हो। जी सर, अच्छा हमसे पहले निकाल दिया। अरे भाई हम तो यहाँ पे निकाले कैलकुलेशन किए बोर्ड पर, बट आपने पहले निकाल करके बता दिया। जियो जियो, इसी तरीके से बनाते रहिए बताते रहिए, तब ना हमको भी बताने में मजा आएगा। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे 314 यहाँ पर के सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। अरे भाई इस क्वेश्चन में आपको 2 नंबर देगा ना, 2 नंबर, सिंपल बताता हूँ 2 नंबर वाला क्वेश्चन, तभी भी हम कहेंगे मत बनाना यार, मत बनाना 2 नंबर के लिए भी, ले तो ये 1 नंबर है भाई, बात छोड़ो इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। इसके लिए 0 नंबर भी देगा तो आप बना दीजिएगा, क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है और सी का मान -6 है, ए का मान यहाँ पर कुछ ना तो 1 है, यानी कि -6। बताइए इसी आएगा कि नहीं, कंफर्म आएगा कि नहीं? जी सर बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे हमको भी याद कर लेना है, आपको भी याद कर लेना है, आपको भी किसी को याद करवा देना है कोचिंग में जा करके, सर भी हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और तथा 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कर लीजिएगा। एक भुजा की लंबाई बताना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई यहाँ पर क्या दिया है जी, विकर्ण की लंबाई यहाँ पर ये दिया है, एगो का 30 एगो का 40 है। भाई इसमें भी वही चीज है, बट अगर आपने ऑप्शन बताया सर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, चलो भाई आपका जो कमेंट है वो सी है,
तो यहाँ पे तो आपने करेक्ट आंसर बता दिया, बट कैसे सोल्यूशन करके बताया या फिर आपने देखकर बताया या फिर अंदाजी बताया, ABC तो सब बोल रहे हो, बट 25 हो जाएगा। बट आपको इस सब में दिमाग ही नहीं लगाना है, दिमाग इस समय नहीं लगाना है। सबसे बड़ी चीज आपको बताते हैं, नहीं तो लगाइएगा तो बोलिए हम बता देते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन क्या है जी, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, दोनों विकर्ण की लंबाई एगो का दिया है कितना, एगो का 30 एगो का 40। बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बन जाएगा। बट एक नंबर के लिए आपको इतना ध्यान देना ही नहीं है, इतना ध्यान आपको देना ही नहीं है। ये ध्यान, हाँ अगर ये 2 नंबर में रहता तो अभी सॉल्व करते, अभी सॉल्व करते, यहाँ का यहाँ करते, उसके बाद बताते, ठीक है जी। और आप लोग बोलते हो ना कि जी सब्जेक्टिव भी बताइए, तो भाई आपका सब्जेक्टिव भी बताएंगे, बट सब राजी होगा तब जी। सब बोलो एक बार कि जी सब्जेक्टिव बताइएगा, और ये अभी मत बोलो, कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में बताना। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तोरण, आयत चित्र या फिर बारंबारता बहुभुज या फिर इनमें से कोई नहीं। 39 का करेक्ट आंसर बताओ जी। तो मैं मानूंगा कि तुम पढ़ते हो, क्योंकि संचयी बारंबारता वक्र जो है तोरण कहलाता है। हाँ अच्छा जी, चलो भाई, चलो भाई आपने भी बता दिया। हम इसीलिए रुक गए हैं क्योंकि आपका भी कमेंट आया, हम जानते हैं कि कैसे बता रहे हो जी, कैसे याद है जी सर, बिल्कुल हमको याद है ना जी। चलो भाई याद तो है ना जी। और अगर इतना आप जैसे बता रहे हो ना, जिस तरीका से, जिस लेवल से ये डायरेक्ट बताया जा रहा है कि आपका मैथ में होके आज का क्लास में पता चल रहा है, मैथ में जरूर भाई 85 जरूर जरूर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन का तो अंदाज मेरे पास नहीं है कि आपसे बनेगा कि नहीं, बट 85 जरूर आ जाएगा, सोच के जाना उतना। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत के लिए क्या किया जाता है वो बता दीजिएगा। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए बट्टा के नीचे 2 और नहीं तो 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा ऐड होगा इसमें, 7 होके 8 होके 9 होके कुछ भी होके ऐड होके इधर को बिलगा देगा, कहेगा ना 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 होगा। जिससे 343 का करेगा ना तो इसमें 2 आने का चांस ही नहीं है। अब 15 का करेगा तो 5 तिहाई 15, ये चांस ही नहीं है। और ये देखो ऑप्शन ए में खाली 2 2 आ जाएगा, 2 का पावर क्यों आ जाएगा, 2 2 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत। इसका तुर के देख लेना, नहीं आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर हो तो इसका त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखो भाई हम क्यों बोल रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को इग्नोर करो, इस क्वेश्चन को भी इग्नोर कर देते, बट ये थोड़ा सा लोअर इजी आ जाता है, बट इसको सॉल्व कर लो। अगर एग्जाम में अगर आपको दिमाग लगाना पड़े तो इतना इसको छोड़ देना एग्जाम में, बट देख लो। वृत्त की परिधि क्या होता है भाई, 2 पाई आर होता है, इतना इजी था इसीलिए हम बोल दिए। 462 लिख दो और यहाँ पे 2 इधर भेज दो, पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है, पहले 2 इधर रख दो, ठीक है, आर लिख दो और 462 लिख दो। आर बराबर देखिएगा क्या हो जाएगा, 462 गुना का 7 और बटा का 2 गुना का 22 आ जाएगा जी। यहाँ से भाई कट गया, ये 46, 23, 231, 11 दूना 22 और ये कितना में कट जाएगा जी, 11 दूना 22 और 11 एकम 11 यानी कि 21 मरता में जी ना, 21 मरता में कट जाएगा आपका 11 दूना का 22 और एक बचेगा। हाँ, आर बराबर आ जाएगा 1 सते का 7 और 1 सते का 7, 7 दूना का 14 यानी कि 147/2, जो कि कट जाएगा। तो यहाँ पे कट जाएगा तो कितना आएगा तुम बताओ, कट जाएगा तो कितना आएगा, भाग देने आता है जी सर, बिल्कुल भाग देने आता है। तो 2 सते 14 और 2 तिहाई 6 और दशमलव में 5 लगा दीजिए, 73.5 है का जी, 41 का 73.5 करेक्ट बताया जी सर, बिल्कुल बताया। देखा ना भाई, इसीलिए आपको बोलते हैं कैलकुलेशन वाला आपको छोड़ देना है, इतना भारी आपको छोड़ देना है। जब लगे ना कि कैलकुलेशन लगेगा, छोड़ दो, इग्नोर करो, इसको भी इग्नोर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि के किस मान के लिए समीकरण के x² + 4x + 1 के मूल जो होंगे वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान होंगे। जब डी का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से जब डी का मान बड़ा होता है तो उसका मूल वास्तविक और असमान होता है। ये हमने आपको पहले बताया, डी बराबर 0 तो वास्तविक और समान, और डी बराबर जो होता है ना 0 से जब छोटा होता है तो उसका मूल जो होता है वास्तविक नहीं होता है। तो चलिए निकाल लेते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac, b² मतलब यहाँ के 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना के और गुना सी के जगह 1। अब देखिएगा ध्यान से, 4 चौका 16 माइनस का 4 के, 16 माइनस का 4 के, 16 को उधर भेजिए बराबर माइनस का 4 के, यानी के, अरे यार उल्टा लिखा गया जी, उल्टा लिखा गया, 1 मिनट सुनिएगा।
यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, -4 के हो जाएगा। इतना समझे जी, इतना समझे कि ना। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट में क्या बता रहे हो सर 42 का ए हो जाएगा। जी सर पहले समझ लीजिए 42 का ए होगा, बट पहले समझ लीजिएगा यहाँ पर ये 4 चौका 16 यानी कि के का अगर बात करें ना फाइनली तो 4 आएगा। बट कहा क्या जाता है कि के का मान जो है ना जी, डी बराबर जब मूल वास्तविक समान होंगे, जब जीरो से का होगा जी, जीरो से का होगा जब बड़ा होगा, यानी के का मान जो है 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, के का मान क्या है भाई, 4 से क्या यहाँ पे ना, के का मान 4 से छोटा होना चाहिए। यही चीज इसमें साबित करना था। नौ आए समझ में, तो भाई अभी आपको जो बताया वो टेक्निक अपना लो भाई, ज्यादा टेंशन ना लेना। ठीक है, टेंशन न ले करके बस जो आने वाला होगा वही बर्बाद हो जाएगा। देखो, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जेक्टिव में छोड़ दीजिएगा, बट यहाँ पे समझिएगा। आपको बताते हैं, एक मीनार 100 मीटर दूर पर स्थित, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बिंदु पर एक जमीन पर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये वाला 100 है और ये वाला आपको निकालना है, और यहाँ से इसका कोण बन रहा है कितना, 60 डिग्री। 2 नंबर में पूछेगा बना देना, तो 2 नंबर में पूछेगा तो बना देना, या पी मान लो, बी मान लो, ए बी सी डी मान लो, ए बी सी और यहाँ पर डी। अब यहाँ पी और बी किस में आता है, tan में। tan 60 डिग्री बराबर लिख दो पी बट्टा का बी के जगह पे 100। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर पी बट्टा का 100। समझ रहा है पी का मान क्या इतना आएगा, तो पी का मान आपका आ जाएगा 100 और रूट में 3 आ जाएगा। तो 100 √3 आपको पी का करेक्ट आंसर याद रख लेना है जी ना। तो आपने क्या बताया जी सर, बिल्कुल ये हो जाएगा। और हम यहाँ लिख रहे हैं, उसके पहले आप लिख दे रहे हो भाई अगला क्वेश्चन का जवाब दो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है। हाँ जी बताइए तो सही, किसके बराबर होता है, एक बार हम भी तो कमेंट में देख ले क्या बताते हो। तो चलो भाई, आए चाहे ना आए, पहले 1 प्लस कॉट स्क्वायर से क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर से क्या होता है जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर से हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से बनता है COT कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा आएगा जी 44 का। आप लोग बता दीजिए एक बार, कंफर्म हो जाएगा। जी सर, आपने जो प्रोसेस बताया वही तो मेरे कोचिंग का सर जी बताए थे कि सर जी ऐसा ही कर दीजिएगा, आपका मान निकल जाएगा। तो 44 का यहाँ पर सी याद कर लीजिएगा। जी सर, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एग्जाम में पूछा जाएगा, बिंदु की दूरी मूल बिंदु से होगी, ठीक है, 2 √3 5 या फिर √3 या √13 या फिर 7। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिंदु की दूरी मूल बिंदु से होगी, कितना बिंदु की। चलो भाई, यहाँ मैंने दे दिया 4,3 की दूरी मूल बिंदु से बता दीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी यानी कि सबसे पहले जानेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। यहाँ से 4,3 की दूरी निकालिएगा, तो ध्यान दीजिएगा 0 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 0 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल समझो ना भाई, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब कहिएगा कि माइनसवा कहाँ चल गया, अरे भाई स्क्वायर से माइनस गायब हो जाता है, तो ये 16 9 25 हो जाएगा, यानी कि आपका 5 आ जाएगा आंसर। 5 है ना जी, बी करेक्ट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको 45 का क्या याद कर लेना है, ऑप्शन बी याद कर ही लेना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है, उसकी ऊंचाई h है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की आयतन क्या हो जाएगा। बेलन का आयतन तो याद होगा जी, बेलन का आयतन याद है जी। जी सर, हमको तो याद है बेलन का आयतन। तो बताओ एक बार बेलन का आयतन क्या हो जाएगा। तो सर बेलन का आयतन होता है πr²h, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो हम क्या बोलेंगे जी, हम भी तो वही बोल रहे हैं कि डी याद कर लो, डी याद कर लो, डी याद कर लो, अभी कर लो यार, कर लो। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन का जवाब है, बिंदुओं इतना और इतना, ठीक है ना, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। इसीलिए बोलता हूँ ना जी, मध्य बिंदु के नियामक दिन रात पढ़ते हो रटते हो तभी भी याद ना आता है, लेकिन मध्य बिंदु के नियामक यहाँ समझ लो। मध्य बिंदु, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, तो 2 को यहाँ पे देखिएगा, 4 में अगर 2 जोड़ेंगे, -2 जोड़ेंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा, यानी कि 2 2 बट्टा का 2 का 2। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 बट्टा का 2। ये 1 कॉमा का 2, 1 कॉमा 2 आपको कहाँ दिखेगा, तो ऑप्शन ए दिखेगा। अब बताओ ना, ऑफलाइन क्लास में इसको समझाने में हमको 10 से 15 मिनट लगता,
ये x1 प्लस x2 बटा का 2 y1 y2, बट यहाँ समझो सिंपल है, अगला के अगला को जोड़ के दूसरे भाग दे दो, पिछला का पिछला से जोड़ से दो के भाग दे दो, समझ रहे हो जी। और हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं ना जी, अगर बात करें तो समझ लीजिए पहले इतना अभी मेहनत कर रहे हैं जितना अगर देखा जाए तो औकात से ज्यादा हम कर रहे हैं अभी मेहनत फिलहाल की। अगर बात करें बाद में करेंगे ना करेंगे वो तो अलग बात है, बट तो इस मौका का फायदा आपको उठा करके और अच्छा अंक लाना है, ठीक है। कहीं भी पढ़ते हो ऑफलाइन में मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो जरूर भाई बोलो ना कि जी सर आपसे पढ़े, अगर तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा तुम जरूर पांचुड़ा को बोलेगा इनसे पढ़ लेना। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं जी सर। तो ये मौका का फायदा उठाओ और जितना हम मेहनत करते हैं उतना लाइक नंबर ला दो। बिंदु 4,3 किस पाद में है जी, प्रथम द्वितीय तृतीय या फिर चतुर्थ, कहा जवाब दीजिएगा हो। आपको ये भी सिखाए हैं, ये भी ट्रिक सिखाए हैं कि यहाँ पे ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, एक्स डैश होता है, वाई डैश होता है, पहला में रहेगा प्लस प्लस। हम देख रहे हैं आपका कमेंट सही बोल दिए पहला, बट यहाँ पे देख लीजिए दूसरा में पहले माइनस बाद में प्लस, तीसरा में दोनों माइनस माइनस, चौथा में पहले प्लस बाद में माइनस। इस टाइप का अगर आपको दिखे 1 2 3 4 सीरियल नंबर कुछ भी रहे बट माइनस प्लस देख लेना है, पहला में रहेगा तो प्लस प्लस, तो प्लस प्लस यहाँ पे प्रथम पाद हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए याद कर लीजिएगा। अगर दोनों में -4 -3 रहता तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम 4 5 है, लेकिन तृतीय में चल जाता। वही दूसरा में अगर पहले माइनस बाद में प्लस रहता तो दूसरा में चल जाता, पहले प्लस बाद में माइनस रहता तो वो चतुर्थ में चल जाता। ये सब समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और बड़ा हुआ पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा। हम सीधा सी बात है इतना सोल्यूशन यहाँ ना करेंगे, ये आपका होमवर्क देते हैं 2 क्वेश्चन 49 और 50, जरूर बताइएगा। एग्जाम मतलब कि अगला क्लास में पूछेंगे आपसे जरूर, चाहे जो जिस सब्जेक्ट का हम क्लास ले, साइंस ले, संस्कृत ले, हिंदी ले, मैथ ले, कुछ भी ले, बट ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपसे पूछूंगा और उस समय कितना जवाब देंगे आप जरूर बताइएगा। अगला इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में डी जो है बीसी पर लंब है एडी बटा डीबी बराबर 3/5, ए बराबर 4.8, तो इसी का मान क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन लिख लो, सोल्यूशन करके दिखा देना हमको, तब तो हम मानेंगे कि आप में भी दम है। और एक क्वेश्चन और आपसे हम बार बार पूछते रहते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये तो मेरा प्रॉपर सब दिन का काम है, आज भी वही पूछ रहा हूँ ना जी कि आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगर अच्छा ना लगा तभी भी बताना, अच्छा लगा तभी भी बताना। इसी के साथ मिलते हैं फिर कल लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।